नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि मोदी सरकार में शिक्षा मंत्रालय में बार-बार मंत्री क्यों चेंज हो रहे हैं। आखिर 2014 के बाद से अभी तक 5वां शिक्षा मंत्री लाने का जरूरत क्यों पड़ा है। आपको पता होगा कि जब सरकार 2014 में शपथ ली थी तो स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री का पदभार दिया गया था। ये पूरा अपना कार्यकाल नहीं कर पाई और फिर प्रकाश जावड़ेकर को दिया गया। ये भी अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए और फिर रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया। ये भी अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए और फिर धर्मेंद्र प्रधान जी को दिया गया। ये दो कार्यकाल रहा इनका, 2 और 3 दोनों में रहे ये, लेकिन ये भी पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए। अभी तो आपको पता होगा कि 2024 में शपथ लिए हैं और आज 2026 चल रहा है और इनको इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा इसलिए देना पड़ा क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी, अभिजीत दीपके इनके संस्थापक हैं। इंस्टाग्राम की ये पार्टी है और ये स्टूडेंट का पार्टी बता रहे हैं कि हम लोग स्टूडेंट के आंदोलन के लिए आए हैं। जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन पूरा देश में इस तरह से उग्र हो गया कि सरकार को इनके सामने झुकना पड़ा। इनका मांग था धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। इस्तीफा इसलिए मांग रहे थे क्योंकि इनका कहना था कि जो नीट मामले में पेपर लीक हो रहा है और भी अदर एग्जाम के जो पेपर लीक होते हैं उसमें जो शिक्षा मंत्री है वो दोषी होते हैं। लेकिन आपको अगर पूरा तह तक जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि ये कोई स्टूडेंट नहीं थे। ये स्टूडेंट के छाया में आकर के स्टूडेंट के नाम पर ये पूरा देश को जलाना चाहते थे। अब बोलिएगा कि ऐसा आप कैसे कह सकते हैं। आपको पता होगा कि भारत के बहुत सारे मंत्री और नेता सोशल मीडिया और मीडिया पर कहते नजर आए कि भारत के जेनजी को नेपाल के जेनजी की तरह रोड पर आना होगा और सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। आप अब समझ सकते हैं कि किसको उकसाया जा रहा था। ये बहुत, अब बताइए कि ध्रुव राठी भारत से क्या लेना देना है। ध्रुव राठी को कितना बड़ा वो स्टूडेंट हितैषी हो सकता है आपको पता होना चाहिए। अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी के सदस्य रह चुके हैं। आप अगर पूरा इनका इतिहास खंगालिएगा तो ये एंटी बीजेपी शुरू से थे, एंटी आरएसएस शुरू से थे, एंटी हिंदू शुरू से थे। इन्होंने कहा, इन्होंने जातिवाद के नाम पर बांटने का, ये स्टूडेंट के नाम पर तो बांट ही रहे थे। इन्होंने किसको सपोर्ट किया है? जातिवाद को तो खुल करके सपोर्ट कर रहे हैं ये। क्या आपको लगता है कि 2026 में भी जिस तरह का अभी पूरा वर्ल्ड का आबो हवा चेंज हुआ है, आप बदलाव ला सकते हैं? शिक्षा मंत्री जिम्मेदार होता है पेपर लीक मामले में। एकक व्यक्ति जिम्मेदार होता है उस मंत्रालय का। एकक व्यक्ति, अगर उस मंत्रालय में प्यून है तो वो भी जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा मंत्री अपने हाथ से पेपर अपना रिश्तेदार को दे दिए थे कि लो भैया तुम हमारा तो भतीजा है, तुम मेरा बेटा है, तुम मेरा रिश्तेदार है, तुम ये फूफा का लड़का है, लो लिखो एग्जाम और जाकर के डॉक्टर बनो। क्या धर्मेंद्र प्रधान जी किए थे क्या? लीक कौन किया है? पेपर कहां से लीक हुआ? आप तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लिए आप लोग जीत करके। धर्मेंद्र प्रधान जी का इतिहास को नहीं देखे कभी कि वो क्या शिक्षा विभाग में क्या क्या बदलाव लाए। आपका मन था कि शिक्षा के बहाने पूरा देश को जलाना, शिक्षा के बहाने प्रधानमंत्री मोदी जी को कमजोर करना। और नहीं तो अगर आप सच में छात्र हितैषी हैं तो आपको तो पूरा शुरू से सिस्टम को सुधारने का बात करना चाहिए था कि आखिर ऐसा कौन सा सिस्टम हो गया है शिक्षा मंत्रालय में जो बार बार पेपर लीक हो जाता है। अच्छा ठीक है, यहां तक तो ठीक है। जब आप ये कार्यभार संभाल ही लिए तो फिर आ जाइए झारखंड में। आपको पता होना चाहिए अभिजीत दीपके जी और कॉकरोच जनता पार्टी के कॉकरोचों, झारखंड में जेपीएससी होती है, एक भी जेपीएससी सही सलामत नहीं हुआ है। हर बार कुछ ना कुछ लांछन लगा है। झारखंड में जेएसएससी स्टाफ सिलेक्शन करती है जिसका झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नाम है। एक भी एग्जाम हेमंत सोरेन के सरकार में और कांग्रेस के सरकार में सही सलामत नहीं हुआ। हर एग्जाम पर लांछन लगा, हर एग्जाम का पेपर लीक हुआ, हर सीट बिका। ऐसा ऐसा ब्लेम दिया गया। सीट बिका, एग्जाम पारदर्शी हुआ,
अगर लांछन लग रहा है और स्टूडेंट झारखंड के भुक्तभोगी है, तो आप इसका मुद्दा कब उठाइएगा? आप जब अगर आप सेंट्रल के शिक्षा मंत्री को आप इस्तीफा दिलवा सकते हैं, तो कांग्रेस वाले को नहीं दिलवा सकते हैं क्या? पंजाब में नहीं दिलवा सकते हैं क्या? झारखंड में नहीं दिलवा सकते हैं क्या? ये भी तो आप समझिए। खैर, ये सब पॉलिटिक्स है। आपको पता होना चाहिए कि कोई कॉकरोच पार्टी स्टूडेंट का हितैषी नहीं था। वो फंडेड पार्टी है और फंडेड उनका फंडेड है जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, मोदी सरकार को गिरा नहीं पा रहे हैं, डेवलपमेंट की बात नहीं कर पा रहे हैं, बेरोजगारी का बात नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक नया धड़ा खड़ा कर रहे हैं स्टूडेंट को, जेनजी को, कि इनको गिरा दे, रोड पर आकर के तोड़फोड़ मचाए और प्रधानमंत्री अपना बोरिया बिस्तर समेट करके नेपाल चला जाए। जैसे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत आ गई और नेपाल के प्रधानमंत्री को जेल डाल दिया गया और वहां बालन शाह बन गए। क्या कर लिए? अब नेपाल के सभी स्टूडेंट को तो नौकरी लग गया होगा, बालन शाह आए हैं तो। समझना होगा भैया, राजनीति समझना होगा। ये आरएसएस के शुरू से कट्टर विरोधी रहे हैं। आरएसएस क्या कर रही है, इनको 1% भी नहीं पता है कि आरएसएस कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और क्या करती है। खैर, आज हम लोग बात करेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में कि भारत के शिक्षा मंत्रालय में आखिर कोई भी मंत्री क्यों नहीं टिक पा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, थोड़ा हमें भी लगे कि और मेहनत करेंगे, आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। तो प्लीज आप शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही वे मोदी सरकार के शिक्षा मंत्रालय में अपने पूर्ववर्तियों की सूची में शामिल हो गए हैं, जो अपने कार्यकाल के दौरान विवादों में रहे और फिर समय से पहले हटा दिए गए। भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जंतर मंतर से शुरू हुए सवालों ने एक हफ्ते के भीतर देशव्यापी युवा प्रदर्शन का रूप ले लिया, जिसके समापन की घोषणा कॉकरोच जनता पार्टी की मांगे स्वीकार किए जाने के बाद कर दी गई है। मगर इस आंदोलन ने भारत की शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और सरकार की प्राथमिकताओं पर एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल सिर्फ मौजूदा शिक्षा मंत्री पर नहीं है, बल्कि मोदी सरकार के दौरान शिक्षा मंत्रालय की पूरी दिशा को लेकर भी उठ रहे हैं। 2014 से अब तक स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक और धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय ने कई नई शिक्षा नीति, संस्थागत बदलाव और वैचारिक बहसों के कई दौर देखे हैं। आलोचकों का आरोप है कि इन वर्षों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार से अधिक वैचारिक बदलावों पर जोर रहा, जबकि सरकार इसे लंबे समय से लंबी संरचनात्मक सुधारों की प्रक्रिया बताते रही। ऐसे में मौजूदा विवाद ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि मोदी युग के चारों शिक्षा मंत्रियों की भूमिका और विरासत को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए। 12 साल की मोदी सरकार में शिक्षा मंत्रालय ही ऐसा प्रमुख मंत्रालय रहा जिसके मंत्री 4 अलग अलग मंत्रियों ने संभाली, जिसकी कमान जो है वो 4 अलग अलग मंत्रियों ने संभाली। वहीं गृह, विदेश, वित्त, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे मंत्रालयों में अपेक्षाकृत स्थिरता बनी रही, ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिला। अहम बात यह है कि तीनों पूर्व शिक्षा मंत्री पद से हटाए जाने के कुछ वर्षों से में अलग अलग कारणों से केंद्रीय कैबिनेट से भी गायब हो गए। बीजेपी और संघ की राजनीति पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार त्रिवेदी जी कहते हैं कि शिक्षा, संस्कृति और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ऐसे कुछ चुनिंदा मंत्रालय है जिन्हें सॉफ्ट पावर की तरह देखा जाता है और जो संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अहम रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ विवाद ज्यादा हुए और अस्थिरता भी उतनी ही दिखती रही। गौर करें तो आईएनबी में 12 साल के भीतर 4 केंद्रीय मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में 5 केंद्रीय मंत्री बने। मोदी सरकार नए के पहले कार्यकाल में स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय संभाला। मोदी सरकार 2.0 में यह जिम्मेदारी रमेश पोखरियाल निशंक को मिली, मगर 2021 में हुए कैबिनेट सफल के दौरान धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री बना दिया गया, जिनके इस्तीफे की मांग को लेकर 1 महीने तक कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक जंतर मंतर पर बैठे रहे और आखिरकार केंद्र सरकार दबाव में आई। इससे पहले मोदी सरकार संसद में नीट लीक मामले में वार्ता कराने पर सहमत थी, मगर वह
विपक्ष से कह रही थी कि इस्तीफे की मांग को चर्चा की शर्त न बनाए। पत्रकार विजय त्रिवेदी का मानना है, सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए इसलिए तैयार नहीं थी क्योंकि उनके ऊपर संघ का हाथ है। उन्होंने कहा, नीट परीक्षा के लीक होने का मामला अलग कर दें तो आप पाएंगे कि संघ से जुड़े उन सभी प्रमुख लक्ष्यों को धर्मेंद्र प्रधान बिना शोर शराबा किए लागू करा पाने में सफल रहे हैं, जिनकी कोशिश उनके पूर्ववर्तियों ने जोर लगाते हुए की और विवादों में फंसते गए। गौरतलब है कि 2014 में बनी पहली मोदी कैबिनेट में धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया था। फिर मोदी 2.0 में वे शिक्षा मंत्री बने और मोदी 3.0 कार्यकाल में भी यह जिम्मेदारी लगातार जारी रही। उनके कार्यकाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बढ़ावा मिला, मातृभाषा और कई भाषाओं में शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया, मगर 3 भाषा फॉर्मूला पर तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ लंबे समय तक वे विवाद के केंद्र में रहे। विरोधियों ने उन पर राजनीतिक हस्तक्षेप और हिंदी थोपने का आरोप लगाया, जिससे शिक्षा नीति केंद्र बनाम राज्य के विवाद का मुद्दा बन गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के मामले में बीजेपी के पास बहुत ज्यादा राजनीतिक विकल्प नहीं थे, क्योंकि यह मुद्दा मिडिल क्लास और न्यू मिडिल क्लास से जुड़ा है, जो नीट लीक सीबीएसई ओएसएम के चलते प्रभावित हुआ है। मोदी के कार्यकाल के चारों शिक्षा मंत्रियों को एक ही पैमाने पर रखा जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी अपना विजन लागू करने के लिए स्वतंत्र नहीं था। रणनीतियां ऊपर से बनती थी। हाँ, ये जरूर है कि हर मंत्री का उसे लागू करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे स्मृति ईरानी ज्यादा मुखर थी, जावड़ेकर रणनीतिक चुप्पी वाले व्यक्ति थे। मोदी के शासनकाल में शिक्षा विभाग में जो भी नीतियां अपनाई गई, वे सभी वाम विचारधारा को हटाने के मकसद से लागू हुए। संघ का मकसद भारत की शिक्षा व्यवस्था से वाम विचारधारा वाली शिक्षा पद्धति को हटाना है, क्योंकि संघ के मुताबिक वे मुगलों के समर्थक रहे हैं। उनकी नजर में मुगल घुसपैठिए हैं और देश की मुस्लिम आबादी उनकी वंशज है। वे ये काम अपनी शाखाओं में से एक बीजेपी के जरिए करवा रहे हैं। इसी पैमाने पर मोदी शासन के शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी नीतियों को देखा जाना चाहिए। वहीं विजय त्रिवेदी संघ के इसी लक्ष्य को मोदी सरकार के 4 शिक्षा मंत्रियों के चयन का पैमाना मानते हैं। उनके मुताबिक स्मृति ईरानी को छोड़ दें तो बाकी तीनों शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक और धर्मेंद्र प्रधान संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। वे कहते हैं कि वाजपेयी के जमाने में भी संघ के आने वाले मुरली मनोहर जोशी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था, जो दर्शाता है कि संघ इस मंत्रालय में अपना दखल हमेशा चाहता रहा है। गौरतलब है कि जब 2014 में स्मृति ईरानी को मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया, तब वह राहुल गांधी से हारकर कैबिनेट का हिस्सा बनी थी। उल्लेखनीय है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान बदला गया। तब केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख सिफारिश बताते हुए बदला, ताकि शिक्षा पर फोकस रहे। 1985 से पहले इस मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय ही कहा जाता था। इसका नाम तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में बदला गया था। तब इसके पीछे का उद्देश्य शिक्षा को व्यापक रूप से देखना बताया गया था। स्मृति ईरानी के 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए भरे पर्चे के हिसाब से वे 12वीं तक पढ़ी हैं। इसको कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था। हालांकि बीजेपी ने यह कहते हुए खारिज किया कि वे संसद में हिंदी और अंग्रेजी में मुखरता से अपनी बात रखती हैं। स्मृति ईरानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख करीबी लोगों में से एक माना जाता था। बीबीसी संवाददाता जुबेर अहमद की 2016 की रिपोर्ट में यह बताया गया कि मोदी 1.0 कार्यकाल के कैबिनेट विस्तार में ईरानी को वस्त्र मंत्रालय दिया गया था। इससे पहले उनके नाम पर डिग्री विवाद, जेएनयू विवाद, रोहित वेमुला की आत्महत्या जैसे विवाद जुड़ चुके थे। कहते हैं, त्रिवेदी जी कहते हैं कि स्मृति संघ से नहीं थी। संघ के संदेशों को समझना आसान नहीं है। संघ शोर शराबा नहीं करता। यही कारण है कि प्रकाश जावड़ेकर को मंत्रालय दिया गया, जो अपनी शांत छवि के लिए जाने जाते हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही नई शिक्षा नीति को लेकर काम शुरू हो गया था। मंत्रालय में स्मृति ईरानी के कार्यकाल के दौरान नई शिक्षा नीति पर काम की शुरुआत हुई और मोदी के कार्यकाल के तीसरे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के समय इसे लागू कर दिया गया। भारत में नई शिक्षा नीति 34 साल बाद 2020 में लागू हुआ, जो मोदी कार्यकाल का एक बड़ा कदम माना जाता है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा के बजट में जीडीपी के 6% रखने का लक्ष्य भी रखा गया था।
यह हिस्सा 2013-14 में ही कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में 4.6% था, जो 2025-26 में घटकर 2.5% रह गया। शिक्षा का घटता बजट को दर्शाता है कि मोदी सरकार शिक्षा में सुधार को लेकर गंभीर नहीं है। पूरी दुनिया में दक्षिणपंथी विचारधारा पर बौद्धिकता की कमी का आरोप लगता है। वामपंथ के गढ़ कहे जाने वाले जेएनयू में संघ लंबे समय से अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार वे कामयाब हुए। वे कहते हैं, चारों शिक्षा मंत्रियों के समय में लगभग हर विश्वविद्यालय में बड़े स्तर पर फैकल्टी के चयन में विचारधारा को प्राथमिकता दी गई है। इस तरह भले आगे चलकर सरकार चली भी जाए तो भी कम से कम 2 पीढ़ियों तक संघ शैक्षिक संस्थाओं पर अपना असर जमाए रखेगा। त्रिवेदी कहते हैं कि अब जो थीसिस हो रही है वे सभी संघ विचारधारा से जुड़े विषयों पर हो रही है। वो आगे चलकर लेक्चरर बन रहे हैं। गौरतलब है कि वामपंथ का गढ़ माने जाने वाले जेएनयू में 2022 में शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को कुलपति बना दिया गया था। अब इस पद को वहां कुल गुरु कहा जाता है। वे विश्वविद्यालय के इतिहास की पहली महिला और खुले तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपने जुड़ाव को स्वीकारने वाली कुलपति मानी जाती है। मोदी सरकार के दूसरे शिक्षा मंत्री एचआरडी मंत्रालय प्रकाश जावड़ेकर के कार्यकाल के दौरान वह दौर भी दिखा जब पुलवामा चरमपंथी हमले के बाद से देश के कई हिस्सों से कश्मीरी विद्यार्थियों के खिलाफ हिंसा की खबरें आई। उन्होंने इन घटनाओं से इनकार कर दिया। उनके दौर में सीबीएसई 10वीं और 12वीं एक पेपर लीक होने से जुड़े आरोपों का मामला सामने आया, जिसके बाद मंत्रालय ने इसे दोबारा कराने की घोषणा की। इस फैसले के खिलाफ भी तब जंतर मंतर पर स्टूडेंट के प्रदर्शन देखने को मिला। हालांकि उनके दौर को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस एनटीए की स्थापना जैसी पहल के लिए भी याद किया जाता है। ध्यान रहे कि एनटीए वही बॉडी है जिसके ओर से कराए गए नीट परीक्षा में लीक के मामले के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जंतर मंतर पर प्रदर्शन चला था। पत्रकार त्रिवेदी कहते हैं कि निसंग की बात करें तो उनकी पहचान संघ से आने वाले एक विद्वान की रही है जो संघ के मकसद को आगे ले जा सकते थे। हालांकि अपने अवैज्ञानिक बयानों के लेकर भी विवादों में आए। उन्होंने यहां तक कहा कि चरक ऋषि ने अणु परमाणु की खोज की थी। कोविड के समय जेईई नीट की परीक्षा कराए जाने की घोषणा के बाद उनके खिलाफ काफी ऑनलाइन विरोध हुआ था। विरोध में लोग कोर्ट भी गए जहां सरकार के पक्ष में फैसला आया। हालांकि तब बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा देने से रह गए, जिसे लेकर विवाद भी हुआ था। उनके समय भी आरोप लगे कि नई शिक्षा नीति के जरिए केंद्र सरकार शिक्षा पर मंत्रालय अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है, जिसे उन्होंने नकारा है। पत्रकार शरद गुप्ता कहते हैं कि दक्षिणपंथी विचारधारा के शिक्षा पर हावी होने के चलते कुछ मामलों में कहा गया कि भारतीय छात्र रोजगार योग्य क्षमता नहीं रखते। कहा जाता है कि कोविड ग्रस्त होने के बाद बीमारी के चलते उन्होंने पद से इस्तीफा दिया था, मगर फिर वे मोदी कैबिनेट से पूरी तरह बाहर हो गए और धर्मेंद्र प्रधान ने यह पद 2021 से जुलाई 2026 तक संभाला और इस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी का भी इस्तीफा हुआ। इस्तीफा इसलिए हुआ क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान पर आरोप लगा कि ये मंत्रालय में अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे और पेपर लीक जो है वो इनके शासनकाल में हुआ, जो सीजेपी द्वारा आंदोलन हुआ और ये आंदोलन के कारण मोदी सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। धन्यवाद।